Great morning, students. So, we are learning the salient features of our constitution, and in this serial, we are learning the most important salient feature of our constitution, of the Constitution of India, that is the fundamental rights. So, we will learn here one by one 6 fundamental rights. The first is right to equality. The second is right to freedom. The third is right against exploitation. Then the next is right to freedom of religion. Then right to education and right to constitutional remedies. Okay. So let's study one by one. If we learn the right to equality, then constitution provide us right to equality. ओके कॉन्स्टिट्यूशन हमें समानता का अधिकार देता है. किस किस बारे में और कहाँ कहाँ समानता देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन. लेट्स सी. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ के सामने, कानून के सामने हम सब समान हैं. यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, क्लास, जेंडर, सेक्स, रीजन एंड रिलीजन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, ऑल सिटीज़न हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. हम सारे पब्लिक प्लेसेस पर जा सकते हैं, वहाँ भी अकॉर्डिंग टू कास्ट, कलर, क्लास, जेंडर, सेक्स, रीजन एंड रिलीजन किसी भी बेस पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. व्हाट डज मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स? इट मीन्स भेदभाव. ओके. तो नेक्स्ट, इक्वलिटी राइट में हमें नेक्स्ट जो अधिकार मिलता है वो मिलता है इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, हमें सबको समान अधिकार है कि हम अपने पसंद का एम्प्लॉयमेंट पा सकें इफ़ वी हैव क्वालिटी दैट, क्वालिफिकेशन दैट. इज़ दैट क्लियर? सो इन फंडामेंटल राइट द सेकेंड राइट इज़ राइट टू फ्रीडम. हमें स्वतंत्रता का अधिकार है. कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है. क्या है ये स्वतंत्रता का अधिकार और कहाँ कहाँ है हमें स्वतंत्रता? लेट्स सी. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें भाषण देने का अधिकार है, हमें अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का अधिकार है. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के हम एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से असेंबल हो सकते हैं, अर्थात मीटिंग ले सकते हैं और किसी भी मूवमेंट के रूप में हम एक साथ आ सकते हैं. ओके. टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, हमें यूनियन बनाने का अधिकार है, हमें एसोसिएशन बनाने का अधिकार है. एज यू आर स्टूडेंट, सो यू कैन फॉर्म द स्टूडेंट यूनियंस. ओके. द लेबर यूनियन है ना, हम सुनते हैं फैक्ट्री में लेबर यूनियन होता है. तो अपने अधिकारों की मांग के लिए या किसी और कारणों से हमें यूनियन बनाने का अधिकार होता है. टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, हम अपने कंट्री में कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, अर्थात रह सकते हैं. ठीक है. टू मूव फ्रीली, हम अपने कंट्री में किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में बिना रोक टोक आ जा सकते हैं. टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, हमारे पसंद की कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन अपनाने का फ्रीडम हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है. द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. व्हाट डज मीन बाय एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण. हमारे ऊपर किसी भी तरह का अगर अत्याचार हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की आवाज़ उठाने का जो राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रदान करता है. इसके तहत क्या होता है? सो लेट्स सी. इट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर. प्रोहिबिट मीन्स होता है डिनाई, मना करना, रोकना. ठीक है. देन इट प्रोहिबिट्स. ठीक है. तो किसी भी तरह का फोर्स्ड लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है? मजदूरी, श्रम, है ना. तो हमें ज़बरदस्ती कोई भी किसी भी तरह की मजदूरी नहीं करा सकता है.
द सेकेंड इज इट प्रिवेंट्स चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रोकता है। अंडर 14 ईयर्स एज के अगर बच्चों से आप लेबर कराते हैं, मतलब कोई भी फैक्ट्री वाले या वॉट एवर XYZ कोई भी अगर उनसे बाल मजदूरी करवाते हैं तो उनके ऊपर हम केस कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग मतलब क्या होता है, बाइंग एंड परचेजिंग ऑफ ह्यूमन, ठीक है, लोगों की तस्करी, मानव तस्करी जिसे हम कहते हैं, लोगों को बेचना और ख़रीदना, है ना। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि कोई अपराधी गैंग जो हैं ऐसे काम करती है तो कानून उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट, द फोर्थ राइट, फंडामेंटल राइट, दैट इज़ फ्रीडम टू रिलीजन। रिलीजन का अर्थ आप सबको पता है, धर्म होता है। तो इंडिया के सभी सिटीज़न को ये राइट है कि वो अपने चॉइस के रिलीजन को फॉलो कर सकें, प्रीच अर्थात पूजा कर सकें, प्रैक्टिस अर्थात उसका अवलंबन कर सकें। द नेक्स्ट फिफ्थ इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो जैसे हमने पढ़ा कि अंडर 14 ईयर्स तक के बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है, वैसे ही 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एक एजुकेशन देना, प्राइमरी एजुकेशन जो स्टैंडर्ड 8 तक का है, तो वो प्राइमरी एजुकेशन पाना बच्चों का फंडामेंटल राइट है। और अगर इससे बच्चों को कोई भी रोकता है, वेदर दे आर देयर ओन पेरेंट्स, देन लीगली एक्शन हैज़ कैन बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है। तो हमें राइट टू एजुकेशन का पूरा अधिकार है। हम 6 ईयर्स का फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिलता है एंड 14 ईयर्स तक जो है हमारी क्लास 8 कंप्लीट होती है। तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 तक के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का सरकार जो है फंडामेंटल राइट के तहत ये उन्हें अधिकार देती है। पीपल ऑफ माइनॉरिटी हैव राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। हमारे देश का अपना कोई स्वतंत्र धर्म नहीं है। हम सभी धर्मों को कैसा मानते हैं, इक्वल मानते हैं, समान मानते हैं। और इसी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो माइनॉरिटी पीपल हैं, पॉपुलेशन में जो माइनॉरिटी पीपल हैं, उनको पूरा राइट है कि वो अपने कल्चर को और अपने धर्म को कंजर्व कर सकें। नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट मीन्स people have right to go to court in case of violating the fundamental right। ऊपर जो भी 5 हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, इन 5 फंडामेंटल राइट्स में से किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है, दमन होता है, आपको वो राइट, वो अधिकार आपको किसी भी कारण नहीं मिल पा रहा है, तो आप 6th राइट जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और आप इसके लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये अपना बहुत इम्पोर्टेंट जो सैलिएंट फीचर्स हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें से एक सैलिएंट फीचर था मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फंडामेंटल राइट्स। तो हमने 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े एंड आई होप यू अंडरस्टूड इन अ गुड वे। नेक्स्ट सैलिएंट फीचर हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। हम अगर केवल अधिकारों की बात करें तो हमारा डेवलपमेंट तो पॉसिबल है, बट कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सो देयर इज़ वन ऑफ द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। सिटीजन्स की कुछ मूलभूत ड्यूटीज़, उनके कर्तव्य भी संविधान ने डिसाइड करे हैं। और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, हमें सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उन सब कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर हम अपने अधिकारों के लिए हम अगर लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ में भी सदैव तत्पर होना चाहिए, हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए।
So let's see what are the fundamental duties are there in the Constitution of India. So the first one is to abide by the Constitution and respect its ideal and institutions, the national anthem. ठीक है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहना चाहिए, अर्थात हमें अपने प्रोमिसेस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे करने चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ पूरे करने का जो प्रॉमिस है वो पूरा करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए आदर्शों की पालना करनी चाहिए और उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नेशनल एंथम है, उनका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. क्लियर. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर नेशनल स्ट्रगल, जो फ्रीडम के लिए जो बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, ऐसे आइडियल्स को, ऐसे आदर्शों को हमें सदैव उच्चतम मानना चाहिए और उनके लिए हमें और इंस्पायर भी करना चाहिए. टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट ऑफ सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. इंडिया के ये तीनों जो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो इसके अपहोल्ड के लिए और इसके प्रोटेक्ट के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज़ टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. हमें देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए. जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि हमें अपने देश के सेवा के लिए आगे बढ़ना है, तो हमें सदैव उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए. टू प्रमोट हार्मनी, सुसंगतता बनाए रखनी होती है, हमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए और हमें नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखना चाहिए. क्लियर. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज टू आर कंपोजिट कल्चर. हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो भी हेरिटेजेस हैं, नेशनल जो भी मोनूमेंट्स वगैरह हैं या और भी जितने भी चीज़ें हैं जो हेरिटेज, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के प्रतीक हैं, तो उनको सदैव हमें प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करने के लिए तत्पर रहना चाहिए. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. तो सदा हमें मानवता को उच्चतम रखना चाहिए. वैज्ञानिक हमारा जो टेम्पर, मतलब हमें देश की उन्नति में जितना कंट्रीब्यूशन देना आ सकता है उतना देना चाहिए. जहाँ जहाँ हम रिफॉर्म्स वगैरह, जो भी सुधारवादी नीतियाँ अपने अंदर डेवलप करना नीड है, उसको भी हमें करना चाहिए. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्मफुल ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए और हमें सदैव अटेंटिव रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के प्रति और दूसरों को भी कराना चाहिए. ये एक सिटीज़न की जो ड्यूटी है वो हमें पूर्णतः तत्परता से निभानी है. द नेक्स्ट वन इज़ टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी जो है एज लाइक बसेस हैं, है ना, नेशनल हेरिटेज की जो जगह हैं, उन सबको, गार्डन्स है, हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे सारे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारी ही है ना. वी आर पब्लिक, सो पब्लिक प्रॉपर्टीज आर ओन प्रॉपर्टी, तो वी शुड हैव टू वर्क टू फॉर द सेफगार्डिंग the same. Next is that to strive towards excellence in all shapers, individual और collective activity. हमें अकेले या ग्रुप बनाकर हमेशा इन सब बातों के लिए जो हमने ऊपर ड्यूटीज़ पढ़ी, इनके लिए क्या करना चाहिए, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट जो सैलिएंट फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया इंडिया का, उस समय कुछ स्टेट पॉलिसीज़ ऐसी लिखी गई जो कंपलसरी नहीं होती है ना. फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर हम पूरी नहीं करते हैं तो हमारे खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस दायर नहीं कर सकता. पर ये हमें कहते हैं ना कि हमारे संस्कार हमारे अंदर डेवलप होते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों की पूरी निष्ठा से पालना करनी है. तो उसी तरह स्टेट की, अर्थात हमारे देश की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है जो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, अर्थात हम पब्लिक के वेलफेयर के लिए वो कुछ पॉलिसीज़ अपनाएं. और वही पॉलिसीज जो हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
कहे जाते हैं। अर्थात संविधान जो है कुछ गाइडलाइंस देता है स्टेट को, कंट्री को, कि आपको कैसे पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है कंट्री को कि कैसे आपको पीपल के वेलफेयर के लिए और उनके लिए काम करना है। द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी इन सच अ वे that equal opportunity is given to all men and women in acquiring adequate means of livelihood। हम सबको अपना जीवन यापन करने के लिए प्रॉपर साधनों की अवेलेबिलिटी हो सके, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट के लिए गाइडलाइन करता है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो एक डिप्राइवनेस होते जाता है, डिस्पैरिटी होती है, वो डिस्पैरिटी उससे नहीं रहेगी, है ना। रिच और पुअर नहीं होंगे इससे, ठीक है। और इस तरह से हम सबको सभी चीज़ों की डेवलपमेंट की जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इकोनॉमिक सिस्टम जो है प्रॉपर चलता रहे और समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में इकोनॉमिक सिस्टम न आ जाए। और ये जो है गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है कि इन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। एंड स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। आर्टिकल 38 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब एक स्टेट को, एक कंट्री को इस बात का पैशन होना चाहिए, इस बात की हंगर होनी चाहिए, है ना, कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप you will watch video constantly and learn the chapter. If you have any problem, so I am here to solve. You can comment in comment box if you have any kind of problem. Thank you very much for watching this video. If you haven't yet the subscribe channel, please subscribe channel, like my video. Thank you very much. You can share also. Okay, bye bye. Have a good day.